हेलो क्लास ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका आर्ट्स यानी कि इतिहास का आपका मंथली टेस्ट होने वाला दिनांक 15 जून को, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले थे। वीडियो को अंत तक जरूर दें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। ये वीडियो कक्षा ट्वेल्थ की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लिए होना है, जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा और उसका मार्क्स होना है 20 का, ठीक है। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन दे दिया है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर घटोत्कच। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी जो थी मौर्य साम्राज्य की वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहले किसका नाम था, पटना का नाम था, है ना, पटना का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे, अशोक के कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो फिर ऑप्शन दे दिया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 बोलता है, निम्न में से कौन सातवाहक शासक था। सातवाहक शासक कौन था। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दे दिया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर विक्रमादित्य या फिर कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, सातवाहन शासकों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया, भड़ोच, सोपारा या फिर अरिकमेड़ु या फिर ताम्रलिप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भड़ोच बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न को हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। फिर सबसे पहला प्रश्न बोलता है, अशोक के धम्म का एक मुख्य सिद्धांत लिखिए। अशोक के धम्म का एक मुख्य सिद्धांत हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव की हिंसा न करना। अन्य सिद्धांत, बड़ों के समान सत्य बोलना, दान देना, सभी धर्मों में सद्भाव का भावना रखना, है ना। अशोक का ये क्या था, धम्म था, ठीक है। मुख्य सिद्धांत, धम्म का मुख्य सिद्धांत था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 8 बोलता है, मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का क्या कार्य था। तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिखा गया है, समाहर्ता मौर्य साम्राज्य में मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। उसका कार्य राज्य की आय व्यय, यानी कि इनकम आने वाला जाने वाला, ठीक है, व्यय को संभालना, कर वसूलना और राजस्व की गणना करना था। वह अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय प्रशासन में उच्च पदाधिकारी था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर बोलता है, तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में किस लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध हमसे पूछ रहा है। तक्षशिला शिक्षा और ज्ञान के एक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ एक विश्वविद्यालय था जहाँ चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद, राजनीति, गणित, ज्योतिष और वेदों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य और पाणिनि जैसे विद्वान इसी से जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, बोलता है आपसे, वन और जाति में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। वन और जाति में दो अंतर हमसे बोल रहा है स्पष्ट करने के लिए। वन और जाति में निम्नलिखित दो मुख्य अंतर है। सबसे पहला है, वर्ण 4 होते हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। उसके बाद जबकि जातीय असंख्यक है, हजारों उप समूह बन गए हैं। उसके बाद आता है दूसरा, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित सिद्धांत थी, परंतु शुरू में कर्म के अनुसार बदलने की गुंजाइश थी। जाति व्यवस्था पूर्णतः जन्म पर आधारित थी और इसमें गतिशीलता नहीं थी। जाति के भीतर उपजातियाँ और भी छोटे समूह होते थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ सबका नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है, बोलता है आपसे,
पितृत्ववंशिक और मातृवंशिक व्यवस्था में क्या अंतर है? तो यहाँ पर लिखा गया सबसे पहले पितृवंशिक व्यवस्था वह है जिसमें परिवार का वंश और विरासत पिता के नाम से चलती है। इसमें संपत्ति पुत्र को विरासत में मिलती है तथा विवाह के बाद पत्नी पति के घर आकर रहती है। इस व्यवस्था में परिवार का मुखिया पुरुष होता है और बच्चे पिता के गोत्र से पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश आधुनिक भारतीय समाज और मौर्य साम्राज्य। तो नेक्स्ट आपका इसी में लिखा गया है मातृत्ववंशिक को हम लोग देख लेते हैं। मातृवंशिक व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। वह व्यवस्था है जिसमें परिवार का वंश और विरासत माता के नाम से चलती है। इसमें संपत्ति पुत्रियों या भतीजियों को मिलती है तथा विवाह के बाद पत्नी अपने घर आकर रहता है, फिर रहती है, यहाँ पे होना चाहिए ना, रहती है। इस व्यवस्था में परिवार की मुखिया स्त्री होती है और बच्चे माता के गोत्र से पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए केरल में ऐसा होता है, मेघालय में ऐसा होता है, ठीक है। केरल के किस में, नायर समुदाय में, मेघालय में खासी जनजाति में। उसके बाद आता है क्वेश्चन 12, लास्ट प्रश्न आज का हमारा होने वाला, बोलता है महाभारत में स्त्रियों के लिए स्त्री धन का क्या महत्व था? महाभारत में स्त्री धन का बहुत महत्व था। यह वह संपत्ति थी जो स्त्री को विवाह में उपहार, पिता से दहेज, दुल्हन मूल्य या सनेह भेंट के रूप में मिलती थी। इस संपत्ति पर उसका अपना पूरा अधिकार होता था। इसका महत्व इस प्रकार था। सबसे पहला है आपका आर्थिक सुरक्षा। वह स्त्री के लिए मुसीबत यानी कि विधवापन, त्याग या पति की मृत्यु के समय एक सुरक्षा कवच था। कौन? आर्थिक सुरक्षा। उसके बाद परिवार में स्वतंत्रता। स्त्री अपनी इच्छा से इस संपत्ति का उपयोग या दान कर सकती थी। इसे न तो पति ले सकता था और न ससुराल वाले। बेटिया का अधिकार। महाभारत के अनुसार स्त्री धन पुत्रियों को विरासत में मिलता था, न कि पुत्रों को। पुत्रियों को मिलता था, न कि पुत्रों को। समाज का प्रतीक। यह समाज में स्त्री की हैसियत और उनके अधिकारों की स्वीकार्यता को दर्शाता था। तो ये था आपका कक्षा 12 का हिस्ट्री का, और भी ज्योग्राफी का अपलोड हो चुका है। आप लोग उसे भी एक बार जरूर देख लेना, चैनल पर विजिट करके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।